तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि पौधों में किस प्रकार से श्वसन होता है, आज हम लोग बात करने वाले हैं जंतुओं में पोषण, सॉरी जंतुओं में श्वसन का। तो आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है जंतुओं में श्वसन। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जंतुओं में श्वसन का। तो पहले एक हेडिंग लगा लेते हैं, जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन। अब देखिए हमारे पास, अगर हम बात करें जंतुओं में श्वसन का, तो जंतु हमारे पास दो तरीके के। एक है छोटे जंतु। ठीक है, अगर हम जंतु का बात करें तो जंतु हमारे पास दो तरीके के हैं। एक है हमारे पास छोटे जंतु और एक हमारे पास है बड़े जंतु। ठीक है, बड़े जंतु। तो हमारे पास अगर बात करें छोटे जंतुओं में, छोटे जंतु हैं जैसे कि हमारे पास अमीबा है, पैरामीशियम में एक कोशिकीय जीव। अगर हम बोले एक सिंपल शब्द में अगर बोले तो एक कोशिकीय जीव का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव। तो अगर हम एक कोशिकीय जीव का बात करें तो एक कोशिकीय जीव में जो गैस का आदान प्रदान होता है, श्वसन के लिए जो गैस का आदान प्रदान होगा वो होता है शरीर के सतह से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि हमारे पास जो छोटे जंतु यानी एक कोश के जीव है, इसमें जो गैसों का आदान प्रदान होना है ये कहाँ से होगा, शरीर के सतह से होगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल हम देना चाहें तो एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं जो हमारे पास जो हमारे पास हो सकता है ये अमीबा हो सकता है। ठीक है, अमीबा है, पैरामीशियम है। ठीक है, पैरामीशियम है। तो अमीबा और पैरामीशियम में क्या हमारे पास एक एक कोश के जीव है। तो इनमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है, इनमें जो श्वसन होता है वो कैसे होगा, शरीर के सतह से होगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें बड़े जंतु, बड़े जंतु कहने का मतलब क्या हुआ, बहुकोशिकीय जीव का। बहुकोशिकीय जीव का। तो बहुकोशिकीय जीव में अगर हम बात करें तो बहुकोशिकीय जीव में कौन कौन है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो कुछ बहुकोशिकीय जीव है। जैसे अगर हम बात करें कीट पतंग, अगर हम कीट पतंग का बात करें, ठीक है, कीट पतंग कहने का मतलब ये हुआ तिलचट्टा वगैरह। ठीक है, हमारे बुक में एग्जाम्पल किसका दिया हुआ, तिलचट्टा का दिया हुआ। इसके अलावा हम बहुत बात कर सकते हैं टिड्डा का। ठीक है, टिड्डा का। ठीक है, तो हमारे पास जो कीट पतंग है, इन कीट पतंगों में श्वसन के लिए जो गैस का आदान प्रदान होता है वो होता है ट्रैकिया से। ट्रैकिया से, या फिर आप इसी ट्रैकिया को श्वास नली भी कह सकते हैं, श्वास नली। ठीक है, तो आप ट्रैकिया को श्वास नली बुला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े जंतुओं में, तो हमारे पास अगर हम बात करें मछली का, ठीक है, जलीय जीव, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं किसका, मछली का। तो जो मछली है ये हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट बना देते हैं, हमारे पास जलीय जीव। ठीक है, अगर हम बात करें किसका, जलीय जीव का, अगर हम बात करें, सॉरी, यहाँ पे हम बात करते हैं किसका, जलीय जीव का। तो अगर एक जलीय एक कॉमन पॉइंट अगर बनाए जलीय जीव को लेकर के, तो जलीय जीव में जलीय जीव में अगर हम बात करें तो जलीय जीव में हमारे पास श्वसन के लिए जो गैस का आदान प्रदान होता है वो होता है गिल्स से, गिल्स से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप मछली को ध्यान रख सकते हैं। हाँ, सभी जलीय जीव में ऐसा नहीं होता है, जैसे कुछ जलीय जीव है जिसके पास हमारे पास फेफड़ा भी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जलीय जीव में अगर हम बात करें तो मेनली कौन सा होता है, गिल्स होता है। गिल्स मेनली कहाँ देखने को मिल जाएगा हम लोग को, गिल्स मिल जाएगा हमारे पास मछलियों के अंदर देखने को ये मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम गिल्स का बात करें तो गिल्स में कौन आ जाएगा हमारे पास, मछली। ठीक है, तो मछली के पास श्वसन के लिए जो गैस का आदान प्रदान होता है वो का चीज होता है, गिल्स से होता है। ठीक है,
लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हमारे पास जलीय जीव में एक उभयचर, हमारे पास अगर बात करें, कुछ हमारे पास उभयचर वैसे मेढक, अगर हम मेढक का बात करें तो मेढक में श्वसन के लिए दो अलग अलग चीजें, एक तो इसमें शरीर के सतह से होगा, ठीक है, इसके त्वचा से, और वहीं पे बात करें तो इसके पास श्वसन के लिए फेफड़ा भी दिया गया है, ठीक है। त्वचा काम कब करता है, जब ये कहाँ होता है, जल के अंदर, और फेफड़ा कब काम करेगा, जब कहाँ होगा, स्थल में। तो मेढक हमारे पास क्या है, मेढक एक उभयचर, ठीक है, मेढक क्या हमारे पास एक उभयचर है, जो जल में क्या करता है, जो जल में त्वचा की मदद से ऑक्सीजन को लेगा, और स्थल पे किसकी मदद से ऑक्सीजन लेगा, फेफड़ा की मदद से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है। तो एक एग्जाम्पल दिया कीट पतंग का, एक एग्जाम्पल दिया जलीय जीव का, एक एग्जाम्पल दिया किसका, मेढक का, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें, यही सब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें और बताते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर बहुकोषीय जीव में अगर बात करें तो इसमें मनुष्य भी आ जाएगा। तो अगर मनुष्य का बात करें, मनुष्य है, इसके अलावा पक्षी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं किसका, क्रोकोडाइल, यानी हमारे पास मगरमच्छ का, मगरमच्छ का, ठीक है। तो हमारे पास मनुष्य है, पक्षी है, मगरमच्छ है। तो इन सभी में श्वसन के लिए जो गैस का आदान प्रदान होता है वो होता है किसकी मदद से, फेफड़ा की मदद से, ठीक है। तो एक शॉर्ट पॉइंट में हम इस तरीके से क्या किए हैं, सभी जीव के बारे में क्या किए हैं, बता दिए हैं। जैसे कि छोटे जंतुओं में, जैसे कि एक कोष के जंतु, छोटे जंतु कहने का मतलब क्या हुआ, एक कोष के जंतु का हम बात करें तो एक कोष के जंतु में, एक कोष के जीव में जो श्वसन के लिए गैस का आदान प्रदान होगा वो कहाँ से होगा, शरीर के सतह से होगा। जबकि हमारे पास अगर बात करें बड़े जंतुओं में, तो बड़े जंतु कहने का मतलब क्या हुआ, बहुकोषीय जीव, ठीक है। बहुकोषीय जीव मतलब क्या होता है, एक ऐसा जीव जिसमें, जिसके शरीर में क्या है, दो से अधिक, एक से अधिक कोशिकाएं उपस्थित होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुकोषीय जीव बोलते हैं। जबकि एक कोशिकीय में शरीर में केवल कितना कोशिका होता है, एक कोशिका होता है, ठीक है। तो बहुकोषीय जीव हमारे पास क्या एग्जाम्पल बन सकता है, जैसे कीट पतंग का हम बात किए, कीट पतंग कहने का मतलब क्या हुआ, तिलचट्टा और टिड्डा हो गया, तितली हो गया, ठीक है। ये सब का हम बात करते हैं कीट पतंग के अंदर। तो कीट पतंग में श्वसन के लिए जो गैस का आदान प्रदान होता है किससे होता है, ट्रैकिया से होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, श्वास नली बोल सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें किसका, जलीय जीव का, तो जलीय जीव में जो श्वसन के लिए गैस का आदान प्रदान होगा वो कौन सा होगा, गिल्स से होगा। वहीं पे अगर हम बात करें किसका, मेढक का, तो मेढक हमारे पास क्या है, एक उभयचर है। उभयचर कहने का मतलब क्या, ये स्थल और जल दोनों में रहता है, ठीक है। तो जब मेढक जल में रहेगा तो उस समय श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण करता है किससे, त्वचा से। जबकि ये स्थल पर रहेगा तो किससे करेगा, फेफड़ा से। यानी स्थल पर जब ये रहेगा तो गैसों का आदान प्रदान किससे होना है, हमारे पास फेफड़ा से होना है। और जब ये जल में जाएगा तब किससे होना है, हमारे पास त्वचा से होना है। वहीं पे अगर हम बात करें मनुष्य का, मनुष्य का बात करते हैं, पक्षी का बात करते हैं, उभयचर का बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, मगरमच्छ का बात करते हैं। तो ये वे जंतु, वे बहुकोष के जीव है जो फेफड़ा की मदद से क्या करता है, हमारे पास श्वसन की प्रक्रिया करती है, ठीक है। अब इनमें से हमारे सिलेबस में इनमें से सबसे अधिक डिटेल किसका दिया हुआ, मनुष्य का दिया हुआ, ठीक है। हम लोग को मनुष्य में ही क्या करना है, बात को समझना है कि मनुष्य में जो श्वसन चल रहा है उसके लिए जो गैस का आदान प्रदान होता है वो होता है का चीज है, फेफड़ा से। लेकिन बात यह है कि कैसे होता है, ठीक है, कैसा दिखाई देता है ये फेफड़ा कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, इसका रचना कैसा होता है, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में क्या करना, जानकारी लेना है, ठीक है। तो हम लोग को अब जो बात करना हो केवल किसके लिए करना है, मनुष्य के लिए करना है। तो एक बढ़िया सा हेडिंग लगा लेते हैं, मनुष्य में, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। तो हम लोग को जो बात करना है वो मनुष्य के अंदर करना है और बातों को थोड़ा सीखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान। मनुष्य में गैसों का, गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, अब यहीं पे अगर हम बात करें तो कुछ बातें पहले मनुष्य के लिए करते हैं। अगर मनुष्य का हम बात करें
तो ये जो मनुष्य है ये एक उच्च श्रेणी का जंतु है, ठीक है। उच्च श्रेणी कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा डेवलप है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा विकसित है ये। विकसित कहने का मतलब क्या हुआ ना, ये एक ऐसा जंतु है जिसके अंदर हर काम को करने के लिए नेचर क्या किया है, अलग अलग प्रकार के तंत्र दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो मनुष्य के अंदर श्वसन की क्रिया को करने के लिए एक अलग से अंग दिया गया है, जिसको हम क्या, एक अलग से तंत्र दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मनुष्य में श्वसन के लिए, मनुष्य में श्वसन के लिए श्वसन तंत्र दिया गया है। मनुष्य में श्वसन के लिए क्या दिया गया है, श्वसन तंत्र दिया गया, ठीक है। तो अगर श्वसन तंत्र को डिफाइन करना है तो एक सिंपल शब्द में बोल सकते हैं, वैसा वैसा तंत्र, वैसा तंत्र जो श्वसन की श्वसन की क्रिया में मदद करते हैं, मदद करते हैं, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक डेफिनेशन लिखना चाहे, सिंपल सा डेफिनेशन, तो हम बोल सकते हैं एक ऐसा तंत्र जो क्या करता हो, श्वसन की प्रक्रिया में मदद करता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र बोलेंगे, ठीक है। तो मनुष्य हमारे पास क्या एक उच्च श्रेणी का जंतु है, इसी के लिए इसमें क्या है, श्वसन के लिए अलग से एक तंत्र दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करिएगा, तो हम लोग को यहाँ जो पढ़ना है, ये पढ़ना है मनुष्य का श्वसन तंत्र, ठीक है। तो हमको बात करना है किसके बारे में, मनुष्य का श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है। कि ये श्वसन तंत्र दिखाई कैसे देता है, ये श्वसन तंत्र काम कैसे करता है, ठीक है। तो मनुष्य में गैस का आदान प्रदान के लिए क्या दिया गया, एक श्वसन तंत्र दिया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा नाम पे ध्यान दीजिएगा। श्वसन का तो मतलब समझते हैं, श्वसन का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक है। वहीं पे अगर एक बात गौर करें, यहाँ पे एक और शब्द लिखा हुआ है तंत्र, ठीक है। तंत्र का मतलब क्या होता है ना, तंत्र का मतलब होता है एक से अधिक अंग का होना, यानी अंगों का समूह, ठीक है। अंगों का समूह, अंगों के समूह को ही क्या बोलते हैं हम लोग, तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे श्वसन तंत्र में हमारे पास क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं और सब मिलकर क्या कर रहा है, स्वतंत्र श्वसन तंत्र का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब बात यह अंगों का समूह होता है तो के प्रकार का अंग होता है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान देने वाली बात यह है कि श्वसन तंत्र में अगर हम बात करें मनुष्य के श्वसन तंत्र में, तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले होता है नसिका, ठीक है। सबसे पहला अंग कौन सा होता है, नसिका, जिसको हम नाक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास अगर हम बात करें तो नसिका के अलावा, नसिका के बाद अगर आप इंटर करें अंदर की ओर, तो ये बाहर जो बैठा हुआ है कौन है, नसिका है। नसिका के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे मिलेगा कौन, ग्रसनी, ठीक है। सेकेंड पार्ट कौन सा मिलेगा हम लोग को, ग्रसनी मिल जाएगा, ठीक है, ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी के बाद तीसरा जो हम लोग को मिल जाता है, तीसरा मिल जाता है हमारे पास श्वास नली, श्वास नली, ठीक है। हम लोग जब भी श्वास खींचते तो पहले कहाँ जाता है, नसिका में, नसिका से कहाँ जाएगा, ग्रसनी में, ग्रसनी से कहाँ जाएगा, श्वास नली में, और श्वास नली के बाद जो फोर्थ है वो होता है कौन सा, फेफड़ा, ठीक है। तो ये वो चार अंग है जिससे हमारा श्वसन तंत्र क्या है, मिलके बना हुआ, ठीक है। तो हमारे पास इस बात को ध्यान रखा जाए। अब इसका अगर एक बेसिक सम स्ट्रक्चर दिखा के समझाना चाहे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और बात को समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए, जैसे इस हम एक श्वसन तंत्र का एक डायग्राम बना के दिखाते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखा जाए कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में ये चार प्रकार के अंग होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, नसिका है, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है श्वास नली और चौथा कौन सा, फेफड़ा है, ठीक है। अब इसी का हम एक डायग्राम बना के दिखाते हैं और बात को समझाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे दो पाइप होता है, एक पाइप होता है किसका, भोजन वाला होता है, और एक पाइप होता है श्वास वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, यही कौन है, नसिका है, ठीक है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे बात को। अभी थोड़ा नाम केवल देख लेते हैं, ये कौन है, नसिका है। ये नसिका क्या होता है ना, हमारे शरीर में जा करके खुल जाता है यहाँ पर,
यहाँ पर, ठीक है। ये नसिका यहाँ पे जाके क्या ओपन हो चुका है। तो ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं ग्रसनी, ठीक है। इसी क्षेत्र का नाम क्या है, ग्रसनी नाम है। ग्रसनी के बाद ये जो लंबा सा पाइप दिखाई दे रहा है, इसको बोल रहे श्वास नली। ये कौन है हमारे पास, श्वास नली। और श्वास नली से कनेक्टेड होता है कौन सा, हमारा फेफड़ा, ठीक है। ऐसा दो फेफड़ा, एक ये, ठीक है, और यहीं पे एक दूसरा फेफड़ा, ऐसा, ठीक है। तो हम लोग का ये जो पूरा पूरा दिखाई दे रहा है कहानी, ठीक है, ये हम कोशिश किए हैं, ये हम कोशिश किए हैं एक डायग्राम से समझाने का कि श्वसन तंत्र किस प्रकार से, ठीक है। तो श्वसन तंत्र का ये सबसे पहला अंग जिसको नसिका बोल रहे हैं, ये दूसरा अंग जिसको ग्रसनी बोल रहे हैं, ये तीसरा अंग जिसको श्वास नली बोल रहे हैं, और ये चौथा हमारे पास कौन सा है, फेफड़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, चार अंग से मिला हुआ श्वसन तंत्र है। अब इसी को क्या करना, हम लोग को एक एक करके पढ़ते जाना है। तो सबसे पहले हम बात करें किसका, नसिका का बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं नसिका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नसिका का। ये नसिका, ठीक है, नोज का हम बात कर रहे हैं, नसिका। तो सबसे पहले नसिका को समझ लेते हैं कि नसिका है क्या। तो नसिका के बारे में अगर हम बात करना चाहें, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, यह श्वसन तंत्र का, यह श्वसन तंत्र का पहला अंग है, पहला अंग है, जो जो शरीर के, जो शरीर के बाहर स्थित होता है, स्थित होता है, ठीक है। ये शरीर के बाहर क्या है, बैठा हुआ है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें नसिका का, तो नसिका जो है, इसमें क्या होता है, अगर हम एक नसिका का डायग्राम बनाएं और समझाएं, तो कुछ इस प्रकार से हम डायग्राम बना सकते हैं। इसको हम दिखा सकते हैं ऐसा। ये ये एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, नसिका को समझाने के लिए। अगर हम नसिका का बात करें, तो नसिका जो होता है, इसके सबसे बाहर, ठीक है, अगर नसिका के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पर ऐसा दो छिद्र दिखाई देता है, ऐसा। नसिका के बाहर ऐसा दो छिद्र स्थित है, ठीक है। तो नसिका जो शुरू होता है ना, ये दो छिद्र से क्या होता है, शुरू होता है। इसे बोलते हैं नसिका छिद्र, ठीक है। इस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, नसिका छिद्र बोलते हैं, ठीक है। ये दो छिद्र से स्टार्ट होता है। अच्छा, ये नसिका जो है, अच्छा, इसी इसको बोलते हैं नसिका। ये है नसिका। नसिका शुरू कहाँ से होता है, ऐसा दो छिद्र से, ठीक है, इसको बोलते हैं नसिका छिद्र। अभी जो नसिका है ना, इस नसिका छिद्र के अगर आप अंदर जाए, तो नसिका के अंदर हमारे पास अगर बात करें, तो अंदर में इस प्रकार से क्या है, खाली स्थान है, ठीक है। इस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं नसिका गुहा। इस खाली स्थान का क्या नाम है, नसिका गुहा, ठीक है। ये जो नसिका गुहा होता है, ये जो नसिका गुहा है, ये नसिका गुहा दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें, तो हम लोग का जो नसिका गुहा है ना, ये दो भाग में क्या है, इस प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बांटने वाले रचना को अगर हम बात करें, तो ये बांटने वाला जो रचना है, इस रचना को हम लोग बोलते हैं नसिका सेप्टम, ठीक है। इसको आप सेप्टम बोल सकते हैं, सेप्टम, ठीक है। सेप्टम यानी एक दीवार जैसा रचना, ठीक है। या फिर इसी को नसिका पट्टिका कहते हैं, नसिका पट्टिका, ठीक है। तो चाहे इसको नसिका सेप्टम बोल दे सकते हैं, चाहे इसको क्या बोल सकते हैं, नसिका सेप्टम। ये नसिका सेप्टम क्या कर रहा है, नसिका गुहा को दो भाग में बांटने का काम कर रहा है, ठीक है। और ये फाइनली आके कहाँ खुल जाएगा, मुख गुहा के अंदर खुल जाएगा। और जिस स्थान पे खुलता है, जैसे ये स्थान पे खुल रहा है,
ठीक है। तो इसी स्थान को आप क्या बुलाते हैं, ग्रसनी बुलाते हैं। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा नसिका गुहा के बारे में बात कर लेते, तो हम हमारे पास अगर बात करें तो नसिका छिद्र के अंदर रिक्त स्थान जो पाया जाता है, उस रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं, नसिका गुहा बोलते हैं। ये नसिका गुहा के भाग में बटा हुआ, दो भाग में बटा हुआ है। किसकी मदद से, सेप्टम की मदद से। ठीक है। इस सेप्टम को और क्या बुला सकते हैं, नसिका पट्टिका बुला सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नसिका गुहा है, अगर हम बात करें नसिका गुहा का, अगर हम बात करें किसका, नसिका गुहा का, तो नसिका गुहा में अगर बात करें तो नसिका गुहा में हमारे पास, नसिका गुहा में अगर बात करें तो नसिका गुहा में हमारे पास दो चीज है। ठीक है। एक है हमारे पास क्या, एक है हमारे पास छोटे छोटे बाल जैसी रचनाएं हैं। ठीक है। ऐसा ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारे पास अगर बात करें तो इस नसिका गुहा में एक तो हेयर से बाल है। ठीक है। छोटा छोटा बाल है, हेयर है। वहीं पे अगर बात करें दूसरा पार्ट क्या है, म्यूकस है। ठीक है। दो चीजें हमारे पास। तो नसिका गुहा में अगर, नसिका गुहा में अगर बात करें तो नसिका गुहा में दो चीजें उपस्थित है, एक तो हेयर से, दूसरा कौन है, म्यूकस है। ठीक है। अगर हेयर का हम बात करें, बाल का अगर हम बात करें तो ये बाल क्या करता है, सुनिएगा। अगर हेयर का हम बात करें तो ये हेयर में, अब थोड़ा सा नसिका के बारे में समझे। नसिका का काम क्या है, नसिका का काम है हमारे पास बाहर में उपस्थित जो हवा है, बाहर में जो उपस्थित हवा है, उस हवा को कहाँ ले जाना, अंदर ले जाना। ठीक है। तो नसिका छिद्र से क्या होता है, हवा अंदर की ओर नसिका गुहा में क्या करता है, प्रवेश करता है। अब जैसी एक हवा अब बाहर से खींचते हैं तो वो बिल्कुल भी स्वच्छ हवा नहीं होता। ठीक है। वो हवा कैसा होता है, हमारे पास एक बोल सकते हैं इम्प्योर एयर होता है। इम्प्योर एयर कहने का मतलब क्या, उस हवा में हमारे पास डस्ट के पार्टिकल, ठीक है, धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण है। इसके अलावा उस एयर, उस एयर में हमारे पास क्या है, सूक्ष्म जीव है। ठीक है। बैक्टीरिया है, वायरस है। ठीक है। इस प्रकार की चीजें क्या उसमें उपस्थित होता है। ठीक है। तो हमारे पास बात करें तो जो एयर हम लोग खींच रहे हैं वो एयर बिल्कुल भी स्वच्छ होता नहीं है। ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारे पास छोटे छोटे हेयर जैसे छोटे छोटे हमारे पास क्या होता है, धूल मिट्टी कण होते हैं। इसके अलावा उसमें हमारे पास क्या पाया जाता है, उसमें हमारे पास बैक्टीरिया और वायरस पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये चीजें अगर हवा के साथ हमारे फेफड़ा तक पहुंच जाएगा ना, तो ये काफी हमारे पास क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे हमारे पास इन्फ्लामेशन भी कर सकता है, सूजन भी कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्या कर सकता है, फेफड़ा को खराब भी कर सकता है। ठीक है। तो हमारा हेयर क्या करता है, यही काम करता है कि जो हवा के साथ, जब हम लोग हवा क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ना, तो हवा के साथ क्या धूल मिट्टी के जो कण आ जाते हैं, इस धूल मिट्टी के कण को साफ करने के लिए कार्य करता है कौन, ये बाल काम करता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें हेयर का, तो ये हेयर क्या करता है, इस हेयर का काम होता है जो हवा के साथ, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हवा में उपस्थित, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो ये बाल क्या करता है, हवा में उपस्थित, हवा में उपस्थित धूल मिट्टी के, धूल मिट्टी के कण को, धूल मिट्टी के कण को भीतर जाने से, भीतर जाने से रोकता है। ठीक है। या फिर एक सिंपल शब्द में हम कह सकते हैं कि यह हवा को, या फिर यह वायु का, यह वायु का, कौन सा वायु, जो इनहेल कर चुके हैं, ठीक है, यह वायु का शुद्धिकरण करता है। ठीक है। यह क्या करेगा, वायु का शुद्धिकरण करेगा, शुद्धिकरण करता है। ठीक है। तो एक सिंपल शब्द में ये बोल सकते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, हमारे पास वायु का शुद्धिकरण करता है। ठीक है। वहीं पे अगर बात करें म्यूकस का, कि म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस का दो काम है। ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, म्यूकस भी क्या करता है, सुनिएगा। जैसे हमारे पास हेयर जो होते हैं, ये हेयर क्या करता है ना, उन धूल मिट्टी के कण को निकाल पाता है जो थोड़े से साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन एक धूल मिट्टी का कण जो होता है वो काफी छोटा होता है। ठीक है। अगर आप बात करें तो धूल मिट्टी के कण क्या दो तरह के हैं, एक थोड़े से बड़े साइज का और एक होता है काफी छोटे साइज का। ठीक है। तो जो बड़े साइज का धूल मिट्टी का कण है वो तो बाल रोक लेता है, लेकिन अगर हम बात करें जो बहुत छोटे साइज का है, उसको बाल रोक नहीं पाता है।
तब वो क्या हो जाएगा, फिर हवा के साथ चला जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास कौन है, दूसरा पदार्थ है, एक हमारे पास म्यूकस। ठीक है, था म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जो हमारे नोज में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, हमारे नोज में ये जो चिपचिपा पदार्थ है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। तो ये म्यूकस क्या करता है, हवा में उपस्थित जो छोटे छोटे एकदम धूल मिट्टी के कण होते हैं ना, उन धूल मिट्टी के कण को निकालने का काम करता है। यानी कि कहीं ना कहीं म्यूकस भी क्या कर रहा है हमारे पास, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं म्यूकस भी हमारे पास हवा को शुद्धिकरण करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक लाइन में अगर हम बोले तो ये बोल सकते हैं कि यह वायु का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, ये क्या करता है, वायु का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, तो एक लाइन में ये हम बोल सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये एक काम और करता है, क्या करता है, जैसे समझिएगा, अगर हम गर्मी के दिनों का बात करें तो गर्मी गर्मी के दिन में क्या होता है ना, जो एयर है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग जो एयर इनहेल इनहेल कर रहे हैं उसमें धूल मिट्टी का तो कण है ही, उसके साथ साथ क्या होता है, हवा का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब इतना ज्यादा हवा का टेम्परेचर, अगर वायु का टेम्परेचर इतना ज्यादा रहेगा और उसको डायरेक्टली अगर लंग्स में ले जाया जाए तो लंग्स को क्या कर देगा, ये डैमेज कर देगा। ठीक है, यानी कि हवा को खींचने से पहले या फिर हवा को खींचने के जस्ट बाद क्या करना होगा, उस हवा के तापमान को कम करना होगा। अगर नहीं कम करेंगे तो हमारा जो लंग्स है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये म्यूकस क्या करता है ना, म्यूकस का यही काम है कि हमारे पास जो हवा गर्म है ना, उस हवा को ठंडा करना। ठीक है, क्योंकि म्यूकस में क्या है, पानी है, और जैसे ही एक हवा म्यूकस के कांटेक्ट में आएगा, म्यूकस के संपर्क में आएगा, तो म्यूकस क्या करेगा, उसके तापमान को कम कर देगा और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो सेकंड काम अगर हम बात करें म्यूकस का, तो म्यूकस का दूसरा काम होता है, अगर हम म्यूकस का बात करें, ठीक है, अगर म्यूकस का हम बात करें तो म्यूकस का दूसरा काम क्या होता है, वायु के वायु के तापमान को वायु के तापमान को कम करना, कम करना। ठीक है, तो ये काम किसका है, म्यूकस का है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी था किसका, नसिका गुहा का। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, ये जैसी एयर अंदर आया था, ये जो एयर था यहाँ पर, ये जो एयर जैसी अंदर आया था, तो अंदर आने के बाद क्या हुआ, इसको मिला कौन, बाल। तो बाल क्या किया, सबसे पहले इस एयर में जो उपस्थित धूल मिट्टी कण उसका निष्कासन कर दिया। उसके बाद ये किससे मिला, म्यूकस से मिला। ठीक है, अब क्या हुआ, म्यूकस क्या किया, उस वायु के तापमान को भी कम किया और शुद्धिकरण भी किया। अब शुद्धिकरण करने के बाद एयर एयर क्या करेगा, यहां से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, इस स्थान में पहुंचेगा। ठीक है, और ये वो स्थान है जहां पे क्या होता है, इधर से कौन मिलता है, इधर से भोजन आता है और इधर से कौन आ रहा, हवा आ रहा। तो ये वो स्थान है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रसनी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ग्रसनी एक सिंपल सा क्षेत्र है। ठीक है, मुख गुहा का एक ऐसा क्षेत्र जहां पे हवा और वायु क्या होता है, मिलता है, सॉरी, हवा और भोजन क्या होता है, एक साथ मिलता है, उसी भाग को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रसनी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को अब थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें, अगर हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करें, अगर हम सेकंड पार्ट का बात करें तो सेकंड पार्ट के लिए हम बोल सकते हैं, तो सेकंड हम लोग शुरू करते हैं, ये दूसरा। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास, ग्रसनी। ठीक है, अगर हम ग्रसनी का बात करें, अगर हम ग्रसनी का बात करें तो ग्रसनी क्या है, ग्रसनी मुख गुहा का एक ऐसा क्षेत्र है, अगर हम ग्रसनी को लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, मुख गुहा का एक ऐसा क्षेत्र जहां पे वायु और भोजन क्या होता है, एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मुख गुहा का, मुख गुहा का वह क्षेत्र, मुख गुहा का वह क्षेत्र जहां, मुख गुहा का वह क्षेत्र जहां भोजन भोजन और वायु एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, उसे ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, ग्रसनी बोलेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देने बात यह है कि जब ग्रसनी, अगर हम ग्रसनी का बात करें तो ग्रसनी क्या होता है ना, ग्रसनी के बाद जस्ट आपको दो ऐसा पाइप दिखाई देता है। ठीक है,
जिसमें से एक पाइप कौन है, श्वास नली है, और यहीं पे जस्ट बगल में क्या होता है, एक पाइप और होता है, ठीक है, पीछे की ओर, ठीक है, एक पाइप और होता है पीछे की ओर, इसको बोलते हैं ग्रस नली। ये जो पीछे की ओर पाइप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रस नली बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये जो आगे की ओर पाइप है, इसको बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली। श्वास नली को एक और नाम देते हैं ट्रैकिया, ठीक है। तो इसको श्वास नली बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, ट्रेकिया बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो ग्रस नली है ना, ग्रस नली का जो ओपनिंग दिख रहा है, छिद्र दिखाई दे रहा है, इस छिद्र को, इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं निगल द्वार, निगल द्वार, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो ये जो श्वास नली का छिद्र है, इसको बोलते हैं कंठ द्वार, कंठ द्वार, ठीक है। तो इस श्वास नली के छिद्र को हम क्या बोलते हैं, कंठ द्वार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, निगल द्वार। इसी के जस्ट ऊपर, यहाँ पर, इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा था, एयर यानी वायु और भोजन क्या हो रहा था, मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो एयर था और ये हमारे पास जो फूड है, ठीक है, ये जो फूड है, दोनों यहाँ पे क्या हो रहा था, मिल रहा था। तो इस क्षेत्र का अभी अभी नाम क्या दिए थे, ग्रसनी नाम दिए थे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रसनी है, ग्रसनी कहाँ खुलेगा, तो ग्रसनी खुलेगा निगल द्वार में, और कहाँ खुलेगा, कंठ द्वार में, ठीक है। खुलने का मतलब क्या होता है ना, खुलने का मतलब होता है कि जैसे जिस भी अंग के बारे में बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ग्रसनी कहाँ खुलता है, तो हम क्या देखेंगे, अगर इस तरह का सवाल कहीं पे आए तो खुलने का मतलब होता है कि उसके बाद कौन सा अंग आवेगा, ठीक है। तो ग्रसनी के जस्ट बाद कौन आता है, निगल द्वार और कंठ द्वार। तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्रसनी है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ग्रसनी, ग्रसनी निगल द्वार, ग्रसनी निगल द्वार एवं, एवं कंठ द्वार में खुलती है, ठीक है, खुलती है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रसनी जो होता है ना, वो निगल द्वार और कंठ द्वार में क्या होता है, खुलता है, ठीक है। तो एक लाइन इसके लिए हम बोल सकते हैं ग्रसनी के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो हमारे पास ये ग्रसनी का क्या हुआ, पूरा कहानी खत्म हुआ। अब यहाँ से हम बात करते हैं फोर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेफड़ा, ठीक है। तो फोर्थ का हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी, थर्ड का, थर्ड कौन था हमारे पास, थर्ड था श्वास नली, श्वास नली, ठीक है। तो अगर हम बात करें श्वास नली का, तो थोड़ा समझिएगा श्वास नली क्या है। श्वास नली क्या है, एक लंबी पाइप जैसी रचना है, ठीक है। अगर श्वास नली का हम बात करें तो श्वास नली के लिए वो क्या बोल सकते हैं, श्वास नली एक लंबा पाइप जैसा रचना है, ठीक है, लंबा नलिका जैसी रचना, ठीक है, ऐसा। ये यही कौन है अपना, यही अपना श्वास नली है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो श्वास नली क्या है, एक नलिका जैसी रचना, श्वास नली, ठीक है, जिसको प्यार से ट्रैकिया भी कह सकते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। तो ये श्वास नली है। अच्छा, ये श्वास नली के जो ऊपर का जो छिद्र है, इसको अभी अभी हम बताएं, इसको हम क्या बोलते हैं, कंठ द्वार बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने बात योग योग ये है ना, ये ध्यान देने वाला बात है कि ये जो कंठ द्वार है, सॉरी, ये जो श्वास नली है, श्वास नली के अंदर वाले क्षेत्र में क्या होता है, ऐसा अर्ध रिंग पाया जाता है, ठीक है, अर्ध वलय पाया जाता है, ऐसा ढेर सारा अर्धवलय होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ऐसा अर्धवलय पाए जाते हैं, अर्धवलय। ये अर्धवलय क्या करता है, पहले समझिए। ये जो श्वास नली है ना, ये क्या है, मांस का बना हुआ, ये हमारे पास मांसपेशी का बना हुआ, ठीक है। तो मांसपेशी का बना होने के कारण क्या होता है ना, कई बार ये चिपक जाता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, जब चिपकता है तो वापस खुलता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके इस वाले क्षेत्र में, ये जो श्वास नली है ना, श्वास नली के अंदर वाले इस वाले भाग में क्या होता है ना, म्यूकस पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो श्वास नली का जो अंदर का क्षेत्र है, ये जो अंदर का सतह है ना, इस सतह पर क्या पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ,
जिसको आप क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, तो म्यूकस, एक म्यूकस तो होता है कहाँ, म्यूकस हमारे पास नसिका गुहा में भी था, और यही म्यूकस कहाँ होता है, ये श्वास नली के अंदर वाले सतह पर होता है। ठीक है, और जब श्वास नली एक बार चिपक गया तो दोबारा खुलता नहीं है, इसीलिए नेचर क्या किया है, इस श्वास नली के अंदर वाले सतह पे अर्धवलय दिया, ताकि ये क्या कर सके, इसको चिपकने से बचा सके। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि अर्धवलय करता क्या है, अच्छा अर्धवलय क्या है, अर्धवलय एक बोल सकते हैं कार्टिलेज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, एक रचना है। ठीक है, जो क्या करता है, श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका काम है यह श्वास नली को, यह श्वास नली को चिपकने से, यह श्वास नली को चिपकने से रोकता है, यह श्वास नली को चिपकने से रोकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि अर्धवलय का काम क्या होता है, तो अर्धवलय का काम होता है जो श्वास नली है उसको आपस में चिपकने से रोका जाए। क्यों, क्योंकि अगर नहीं रोका जाएगा तो एक बार जहां ये चिपका तो दोबारा खुलेगा नहीं, और अल्टीमेटली पर्सन क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना है और बात को और क्या करना, समझना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो श्वास नली है, ये श्वास नली आगे चल करके दो पार्ट में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा। अच्छा, जब ये बढ़ता है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया आगे चल क्या हो जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। अच्छा, ये दो पार्ट में बटे हुए पार्ट, ये जो दो पार्ट में बट गया, इस बटे हुए पार्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, इसका नाम होता है ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में क्या होता है, इस प्रकार से टूट जाता है। ठीक है, तो आगे जाके T5 के स्थान पर, ठीक है, अगर आपको T5 समझ में आ रहा है, तो T5 के स्थान पे क्या होता है, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, जिसका नाम क्या है, ब्रोंकाई नाम। ठीक है, इस प्रकार से अभी जो ब्रोंकाई बटा है, अभी जो ब्रोंकाई बटा है, ये ब्रोंकाई बटने के बाद क्या होता है, फेफड़ा में प्रवेश करता है, और फेफड़ा में जाने के बाद क्या करता है ये, और भी कई पार्ट में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम की मदद से क्या करेंगे, इस बात को थोड़ा और समझाने का हम कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से कहानी क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम समझाने की कोशिश करें, अगर हम इस बात को थोड़ा समझाएं कि हमारे पास ब्रोंकाई किस प्रकार से आगे जाके काम करेगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो ब्रोंकाई होता है, ये ब्रोंकाई आगे चल करके हमारे दोनों फेफड़ा में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अभी फेफड़ा के बारे में समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा ब्रोंकाई को और समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मान लिया जाए कि ये हम लोग का इस तरह से फेफड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं ये अपना फेफड़ा। ठीक है, इसी फेफड़ा में क्या होगा, ब्रोंकाई इंटर करेगा, ऐसा। ये मान लेते हैं एक रफ डायग्राम। ठीक है, ऐसा, ये मान लेते हैं अपना फेफड़ा। ठीक है, ऐसा, ये अपना फेफड़ा है, ये फेफड़ा में क्या करेगा, अंदर जाने के बाद फिर से क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा, और ये फर्दर क्या करेगा, और भी पार्ट में डिवाइड करेगा, इस तरीका से ये और पार्ट में डिवाइड करेगा, ऐसा। अच्छा, जब ये अंदर जाके डिवाइड करेगा ना, तो इसका जो नाम पड़ेगा, दोनों फेफड़ा में सेम कहानी चल रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अंदर जाके डिवाइड करके ना पूरा एक पेड़ जैसा रचना बनाता है, बिल्कुल एकदम जंगल जैसी रचना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिवाइड कर जाता है ये। ठीक है, अच्छा, ये जो पहली बार जो डिवाइड करेगा, इसको हम लोग नाम देंगे प्राथमिक ब्रोंक्यूल। ठीक है, यानी प्राइमरी ब्रोंक्यूल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, आप हिंदी में भी सेम तरीका से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, प्राथमिक ब्रोंक्यूल। ये प्राथमिक ब्रोंक्यूल क्या हुआ है, फिर से डिवाइड किया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ये सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स क्या होगा, फर्दर पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्शियरी ब्रोंक्यूल। टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड पर ऐसा रचना पाया जाता है, ऐसा गुच्छा जैसे एक रचना मिलेगा,
इस गुच्छे जैसे रचना को बोलते हैं वायु कोष्ठ या अल्वियोलाई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्वियोलाई, ठीक है। अब इसको वायु कोष्ठ भी कह सकते हैं, ये वायु कोष्ठ, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक फेफड़ा में लगभग 1 मिलियन 1 मिलियन वायु कोष्ठ होता है, यानी कि 10 लाख वायु कोष्ठ, ठीक है। तो एक फेफड़ा के अंदर क्या होता है, 1 मिलियन वायु कोष्ठ होता है। और इस वायु कोष्ठ का अगर मेन काम समझे तो वायु कोष्ठ का मेन काम क्या होता है, वायु को इकट्ठा करना, वायु को संचित करना। हम लोग जो भी वायु खींच रहे हैं, ये सारा वायु क्या होता है, यहीं पे जाके इकट्ठा होता है, ठीक है। इकट्ठा करना, तो ये काम किसका, वायु कोष्ठ का काम है। और एक फेफड़ा में कितना वायु कोष्ठ है, लगभग 10 लाख वायु कोष्ठ बैठे होते हैं, यानी कि 1 मिलियन वायु कोष्ठ है, ठीक है। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 2 मिलियन, यानी 20 लाख वायु कोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये कहानी है ट्रैकिया क्या, श्वास नली का, ठीक है। तो श्वास नली हमारे पास क्या है, एक लंबी नलिका जैसी रचना, जिसमें क्या होते हैं, म्यूकस और अर्ध वलय पाए जाते हैं। ये म्यूकस क्या करता है, म्यूकस का फिर से वही काम है, म्यूकस का वही काम है। वही काम कहने का मतलब क्या, म्यूकस का काम वही है कि हवा में जो गंदगी है, उस गंदगी को क्या करना, साफ करना, और हमारे फेफड़ा तक बिल्कुल साफ और स्वच्छ हवा को पहुंचाना, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो सके, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन ना हो सके, ठीक है। और हमारा फेफड़ा कैसा रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है। तो म्यूकस तो सफाई के लिए ही काम कर रहा है शुरुआत से, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें तो हमारे पास कौन है, अर्धवलय बैठा हुआ है। और ये अर्धवलय क्या कर रहा है, हमारे फेफड़ा को चिपकने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें तो हमारा जो श्वास नली है, ये आगे जाके T5 के स्थान पे दो पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। और जैसे डिवाइड करेगा तो इसका नाम अब श्वास नली नहीं होगा, इसका नाम बदल जाएगा, और बदल के नाम क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ब्रोंकाई क्या करेगा, एक लेफ्ट फेफड़ा में, एक राइट फेफड़ा में क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। और इंटर करने के बाद क्या करता है, ये फर्दर डिवाइड करता है, फिर से ये क्या हो जाएगा, बट जाएगा। जैसे ये बटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और किसका फॉर्मेशन करेंगे, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स का। सेकेंडरी ब्रोंक्यूल किसका फॉर्मेशन करेगा, टर्सरी ब्रोंक्यूल का। और टर्सरी ब्रोंक्यूल के बिल्कुल इंड वाले पार्ट पर एक गुच्छे जैसा रचना क्या हो जाता है, बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्वियोलाई बोलते हैं, फिर वायु कोष्ठ बोलते हैं, ठीक है। ये वही वायु कोष्ठ है जो हमारे फेफड़ा में क्या कर रहा है, वायु को संचित कर रहा है। हम लोग के द्वारा जितना भी वायु खींचा जा रहा है ना, ये सारा वायु जाके जमा कहाँ हो रहा है, वायु कोष्ठ के अंदर जमा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है किसका, श्वास नली का। अब हम बात करते हैं अगला पार्ट का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फेफड़ा बोल रहे हैं, ठीक है। तब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फेफड़ा के बारे में क्या करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो फेफड़ा के लिए अगर हम बात करें तो ये फोर्थ पार्ट, फेफड़ा, फेफड़ा, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं किसके बारे में, फेफड़ा के बारे में। अगर फेफड़ा का हम बात करें तो एक मनुष्य में दो फेफड़ा होता है, ठीक है। हम बात करें तो एक मनुष्य में कितना फेफड़ा है, दो फेफड़ा है, एक राइट और दूसरा कौन सा, लेफ्ट, ठीक है। एक मिल जाएगा दाया, अब एक मिल जाएगा बाया। एक होता है दाया और दूसरा कौन सा है, दाया फेफड़ा। एक कौन सा मिल जाएगा अपना, बाया फेफड़ा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है ना कि बाया फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू दाया फेफड़ा, ठीक है। तो दाया फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है और बाया थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब क्यों छोटा होता है, इस बात को हम समझाते हैं, ठीक है। जैसे हम एक डायग्राम से पहले इस बात को दिखाते हैं। मान लिया जाए कि ये हम लोग कौन है, मान लिया जाए कि हम लोग का ट्रैकिया, ठीक है। ये श्वास नली, ये श्वास नली आगे जाके डिवाइड करेगा ऐसा, और डिवाइड करके ये बनाएगा ब्रोंकाई। ये दोनों ब्रोंकाई इंटर करने वाले हमारे फेफड़ा में, ठीक है, ऐसा, ये ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई के बिल्कुल लास्ट पर, सॉरी, ये ब्रोंकाई के बिल्कुल यहाँ पर कौन है, फेफड़ा अपना, ठीक है। दोनों तरफ एक इधर है, तो एक रफ डायग्राम है, ठीक है। आप किताब में से देखकर इसको बना सकते हैं, बाकी समझाने के पर्पज से केवल बनाया जा रहा है, ठीक है। अभी जो ये हमारे पास कौन है, ये अपने पास दाया फेफड़ा, ठीक है। और ये अपने पास बाया फेफड़ा, ठीक है। ये दाया और
बायां। अच्छा, फेफड़ा को हम लोग प्ल्यूरा कहते हैं। अगर बायोलॉजिकल भाषा में बात करें तो फेफड़ा को हम लोग क्या बुलाते हैं? प्ल्यूरा बुलाते हैं। ऐसा तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, बाकी छोड़ भी सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें तो हम लोग का जो फेफड़ा है, जैसा कि हम बताएं अभी अभी बात किए थे कि हम लोग का जो फेफड़ा है ये थोड़ा सा बायां वाला क्या होता है? छोटा होता है। इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? अपना हृदय क्या है? स्थित है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कटिंग होता है क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा हुआ? यहाँ पे अपना हृदय बैठा हुआ, ठीक है। तो हार्ट के आ जाने की वजह से क्या होता है? बायां वाला थोड़ा सा छोटा हो जाता है। बाकी बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता, इतना छोटा नहीं होता कि मतलब श्वास नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बस कटिंग छोटा होता है क्योंकि हृदय क्या है? लेफ्ट साइड थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है, जिस कारण क्या होता है? थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कहानी को थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को बात करना है हम फेफड़ा के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा फेफड़ा है जो दो इस तरह से है, एक दायां एक बायां, जिसमें से बायां का है छोटा है, ठीक है। अब थोड़ा सा रचना पे चलते हैं। रचना में अगर हम बात करें तो हम लोग का जो फेफड़ा है ना, ये दो मेम्ब्रेन से क्या है? घिरा हुआ। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग श्वास नहीं ले सकते, फिर काफी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है, इस रचना को बचाना क्या बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए नेचर क्या किया है? इसके चारों ओर दो झिल्ली दिया है, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें तो जो पहला झिल्ली होता है ना, वो बिल्कुल क्या होता है? वो बिल्कुल सटा होता है किससे? फेफड़ा के साथ, ठीक है। तो हम एक डायग्राम में दोनों झिल्ली दिखा देते हैं, बाकी बनाने का दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हम लोग का जो फेफड़ा है, हम लोग का जो फेफड़ा है ये दो झिल्ली से घिरा हुआ, ठीक है। हम लोग का जो फेफड़ा है ना, ये दो झिल्ली से घिरा हुआ चारों ओर से, जिसमें से जो पहला झिल्ली है जो हम बना रहे हैं, ये पहला झिल्ली बना रहे हैं, और ये बिल्कुल क्या होता है? ये फेफड़ा से सटा होता है, ठीक है। हम सटा हुआ नहीं दिखा रहे हैं, बाकी ये होता है फेफड़ा से इस प्रकार से सटा हुआ, ठीक है। तो ये फेफड़ा से बिल्कुल क्या होता है? सटा हुआ होता है। तो सटा हुआ दिखाने के लिए हम इस प्रकार से ऐसा रंग देते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम फिल कर दिए कलर से ताकि दिखाई दे कि ये सटा हुआ है, ठीक है। तो बस आपको दिखाने के लिए हम क्या किए, इसको थोड़ा सा फर्क बनाए हैं, बाकी इतना फर्क होता नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल पूरा तरह से क्या है? सटा हुआ है। इस रचना को हम लोग बोलते हैं अंतः प्लूरल झिल्ली, ठीक है। इस रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः प्लूरल झिल्ली। ये जो अंदर की ओर है ना, ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा का दीवार है, ठीक है। ये जो बाहर की ओर हम बनाए अभी अभी, इसको बोलते हैं अंतः प्लूरल झिल्ली, ठीक है। ये हमारे पास कौन है? अंतः प्लूरल झिल्ली, ठीक है। वहीं पे बात करें तो इसी के जस्ट ऊपर अगर हम बात करें तो एक और झिल्ली है, ऐसा। ऐसा ये दूसरा झिल्ली, इसके बीच में का तो काफी फर्क होता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं बाह्य प्लूरल झिल्ली। अच्छा, इसको थोड़ा इधर दिखाते हैं ताकि काय की इधर और भी रचना बनाने। तो हम बात करें तो इसका नाम है बाह्य प्लूरल झिल्ली, बाह्य प्लूरल झिल्ली, ठीक है। अच्छा, ये बाह्य प्लूरल झिल्ली और अंतः प्लूरल झिल्ली के बीच में क्या होता है? द्रव पाया जाता है, ठीक है। इस द्रव को इस द्रव को प्लूरल द्रव कहते हैं। अच्छा, जिस रिक्त स्थान में भरा हुआ अगर हम बात करें तो ये बाह्य और अंतः प्लूरल झिल्ली के बीच में क्या है? रिक्त स्थान है। इसको बोलते हैं प्लूरल गुहा, प्लूरल गुहा। इस प्लूरल गुहा में क्या होता है? द्रव भरा होता है, ठीक है। इस प्रकार से इस द्रव को प्लूरल द्रव कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो द्रव भरा हुआ है पूरा में द्रव होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये प्लूरल गुहा में जो उपस्थित द्रव है,
इस द्रव को प्लूरल द्रव कह सकते हैं, प्लूरल द्रव। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अंतः झिल्ली है, प्लूरल द्रव है, और जो बाह्य झिल्ली है, इन तीनों का काम सेम होता है। ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है फेफड़ा को सुरक्षा प्रदान करना। इसका काम क्या? फेफड़ा को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। अच्छा, फेफड़ा को और सुरक्षा देने के लिए क्या है ना, फेफड़ा के ऊपर क्या होता है, हड्डियों को बना हुआ एक ढांचा है जिसको रिब केज कह सकते हैं। ठीक है। आप फील कर सकते हैं वक्ष गुहा में अगर हम बात करें तो ये पूरा फेफड़ा का स्ट्रक्चर कहाँ बैठा हुआ, इस पूरा फेफड़ा का जो रचना बैठा हुआ। ठीक है। अगर आप पूरा फेफड़ा का बात करें तो ये फेफड़ा का जो रचना बैठा हुआ कहाँ बैठा हुआ, वक्ष गुहा में। ठीक है। अच्छा, वक्ष गुहा किसको बोलते हैं? तो एक छोटा सा डायग्राम से यहाँ दिखाते हैं। एक मनुष्य में कई अलग अलग गुहा पाई जाती है। ऐसा एक मनुष्य का डायग्राम दिखा रहा है जहाँ पे गुहा को समझाने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखिए तो इस वाले क्षेत्र में कौन है, मस्तिष्क बैठा हुआ, तो इसको मस्तिष्क गुहा कह सकते हैं या क्रैनियम भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो आप इसको मस्तिष्क गुहा कह सकते हैं। ठीक है। तो पहला गुहा हम लोग में कौन है, मस्तिष्क गुहा। वहीं पे अगर बात करें तो इस वाले क्षेत्र में कौन है, फेफड़ा बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं वक्ष गुहा, वक्ष गुहा। ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करें तो इस वाले क्षेत्र में है अपना ए, बोल सकते हैं जो इंटेस्टाइन वगैरह है, छोटी आंत वगैरह। ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं उदर गुहा, उदर गुहा। ठीक है। और वहीं पे इस वाले क्षेत्र में, नीचे वाले क्षेत्र में, यहाँ पर ये फोर्थ गुहा, इसको पेल्विक गुहा कह सकते हैं। ठीक है, पेल्विक गुहा। तो ये चार गुहा है जिसमें से हमारा जो फेफड़ा और हृदय है ये कहाँ बैठा हुआ, वक्ष गुहा में बैठा हुआ। इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो फेफड़ा है ये कहाँ बैठा हुआ, वक्ष गुहा में बैठा हुआ। ठीक है। तो ये पूरा रचना जो हम बता रहे हैं, ये सारा रचना कहाँ बैठा हुआ, वक्ष गुहा के अंदर बैठा हुआ। ठीक है। तो ये बैठा हुआ वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि वक्ष गुहा में बैठा हुआ, आइए क्या हमारे पास एक फेफड़ा का रचना है। ठीक है। अब यहीं पे हम लोग को सीखना, ये तो रचना का बात हुआ। ठीक है, कि फेफड़ा कैसे बना हुआ, तो हम लोग बात कर चुके हैं कि फेफड़ा कैसे बना हुआ। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग को बात करना है कि फेफड़ा काम कैसे करता है। ठीक है। तो अगर फेफड़ा काम कैसे करता है इस बात को समझना है तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात को और क्या करते हैं, समझाते हैं। यानी कि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के अब बात करेंगे श्वसन क्रिया का, कि हमारे यहाँ पे श्वसन क्रिया कैसे होता है। ठीक है। तो हम श्वसन क्रिया का अगर हम बात करें, मनुष्य में अगर श्वसन क्रिया को हम समझाएं तो जो श्वसन क्रिया ये दो स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग फेफड़ा का रचना क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और समझाते हैं श्वसन क्रिया को। ठीक है। तो अब जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में, श्वसन क्रिया के बारे में, कि हम लोग में श्वसन क्रिया कैसे होता है। ठीक है। तो हम लोग को जो बात करना है वो श्वसन क्रिया का बात करना है। ठीक है। तो श्वसन क्रिया का अगर हम श्वसन क्रिया का बात करें तो हम लोग में जो श्वसन क्रिया कहने का मतलब क्या हुआ, गैस को खींचना और गैस को बाहर निकालना, यानी वातावरण के साथ क्या करना है, गैस को एक्सचेंज करना हम लोग को। ठीक है। अब ध्यान से समझिए इस बात को कि श्वसन क्रिया जो है यानी गैस को खींचना और गैस को बाहर निकालना, ये दो स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी श्वसन क्रिया दो भाग में क्या है, बटा हुआ है। ठीक है। कौन कौन सा, एक सिंपल शब्द में अगर हम समझाएं तो हम बोल सकते हैं कि जो श्वसन क्रिया है ये दो भाग में बटा हुआ, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि श्वसन क्रिया दो चरण में कंप्लीट होता है। ठीक है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले हमारे पास जो है, सबसे पहला जो चरण है उसको बोलते हैं प्राश्वास। ठीक है। प्राश्वास का मतलब क्या है, गैस को अंदर की ओर ले जाना। ठीक है, वातावरण से गैस को फेफड़ा में ले जाना,
क्या कहलाएगा? प्रश्वास कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करें तो श्वसन क्रिया 2 स्टेप में क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्वास, ठीक है, और दूसरा स्टेप जो है उसको बोलते हैं उच्छ्वास। तो श्वसन क्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक होता है प्रश्वास और दूसरा कौन सा होता है? उच्छ्वास होता है। ठीक है, अगर प्रश्वास का हम बात करें तो प्रश्वास क्या है? प्रश्वास एक ऐसा स्टेप है, श्वसन क्रिया का हम क्या बोले? श्वसन क्रिया कितना स्टेप में कंप्लीट होगा? ये 2 चरण में क्या होता है? 2 चरण में पूर्ण होता है। ठीक है, पूर्ण होता है, जिसमें से सबसे पहला जो स्टेप है उसको हम क्या बुला रहे हैं? प्रश्वास, और दूसरा स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं? उच्छ्वास बोल रहे हैं। ठीक है, अभी जो प्रश्वास है, प्रश्वास का मतलब क्या है? वातावरण से गैस को फेफड़ा के अंदर क्या करना? ले जाना, क्या कहलाता है? प्रश्वास कहलाता है। और इसी का जस्ट उल्टा क्या कहलाएगा? उच्छ्वास कहलाएगा। ठीक है, प्रश्वास का हम बात करें, प्रश्वास का अगर हम बात करें तो प्रश्वास किसको बोल सकते हैं? वे प्रक्रिया, वे प्रक्रिया, वे प्रक्रिया जिसमें जिसमें वातावरण से, जिसमें वातावरण से वायु को या गैस को बोल सकते हैं, वायु को फेफड़ा में, फेफड़ा में ले जाया जाता, ले जाया जाता है, उसे प्रश्वास कहते हैं, उसे प्रश्वास कहते हैं। तो प्रश्वास किसको बोलेंगे? एक ऐसा प्रक्रिया जिससे हम क्या करेंगे? वायु को फेफड़ा में ले करके जाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रश्वास बोलेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें उच्छ्वास का, तो उच्छ्वास किसको बोलेंगे? जैसा आप डायग्राम में हम कुछ इस प्रकार आपको दिखा सकते हैं कि मान लिया जाए, हम ऐसा इसको समझा सकते हैं कि मान लिया जाए ये हमारे पास क्या है? एक फेफड़ा, ऐसा एक रफ डायग्राम, ये मान लेते हैं फेफड़ा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें अंदर की ओर गैस को ले जाना, बाहर से, बाहर से अंदर की ओर गैस को ले जाना, यानी वायु को ले जाना, क्या कहलाएगा? प्रश्वास कहलाएगा। ठीक है, और वहीं पे अंदर की गैस को बाहर लाना, क्या कहलाएगा? उच्छ्वास कहलाएगा। ठीक है, ऐसा। तो हमारे पास गैस को बाहर वातावरण से कहाँ ले जाना? फेफड़ा में, प्रश्वास कहलाएगा, और फेफड़ा वाली गैस को कहाँ लाना? वातावरण में, क्या कहलाएगा? उच्छ्वास। तो इसका उल्टा डेफिनेशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं वे प्रक्रिया जिसमें जिसमें वायु को, जिसमें वायु को फेफड़ा से वातावरण में, वायु को फेफड़ा से वातावरण में लाया जाता है, लाया जाता है, उसे उच्छ्वास कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्वास और उच्छ्वास हो रहा है, ठीक है, इसके बीच में कई सारा काम चल रहा है। जैसा कि हम लोग समझते हैं कि प्रश्वास के दौरान ये जो प्रश्वास और उच्छ्वास है ना, बस इतना आसान नहीं है कि बस डेफिनेशन लिख दे और खत्म हो गया। ठीक है, इतना आसान नहीं है। जैसा कि आप समझते हैं कि गैस जब जाता है, जिस समय वायु को हम लोग ले जाते हैं यानी प्रश्वास करते हैं, उस समय गैस के अंदर क्या है? ऑक्सीजन, थोड़े बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन है, एवं इसके अलावा क्या है? कुछ अन्य गैस भी। लेकिन जब हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं गैस को, तो उसमें क्या होता है?
हाई अमाउंट ऑफ CO2 होता है, नाइट्रोजन होता है और अन्य गैस होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जब गैस गया फेफड़ा के अंदर, तो फेफड़ा के अंदर जाता है, यानी प्रश्वास के बाद क्या किया गया, गैस में से ऑक्सीजन को निकाल लिया गया, वायु में से ऑक्सीजन को निकाल लिया गया है और बदले में क्या दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, ठीक है। अब बात यह है कि ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो इस बात को क्या करना, थोड़ा सा समझना है और फिर ये कहानी को क्या करेंगे हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम समझा